नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ षोडश वर्ग के बारे में। ज्योतिष के अंदर बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक्चुअली यही है। षोडश वर्ग इज कि आपके जो 16 डिविजनल चार्ट्स हैं उनके बारे में आपको मैं हाई लेवल पे एक नॉलेज दूंगा और साथ ही साथ में आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दूंगा D30 की। D30 जिसको हम बोलते हैं त्रिशांश चार्ट। तो इसके बारे में एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले कोई इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता था। मतलब अगर 10-15 साल पहले बात करूं कि मुझे खुद नहीं पता था तब तक तो, क्योंकि हम मेन नवांश दशमांश चार्ट देखना या फिर लगन का चार्ट देखना, राशि चार्ट देखना, ठीक है जी, आप जो गोचर देखना, इसी के अंदर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे या प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे। पर मैंने ये देखना क्यों शुरू किया D30, क्योंकि जब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर कितनी पावर है तो मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट बन गया D30 त्रिशांश चार्ट। तो त्रिशांश चार्ट क्या बताता है आपको? आपकी लाइफ की या किसी की भी लाइफ की मिजरीज के बारे में, एक ऐसा पल जो कि आपको असीम पीड़ा दे सकता है। मतलब इतनी पीड़ा है जिसके अंदर आप जो सोच, जब किसी को देखते हैं यार ऐसा दुख ना मिले, वो दुख अगर कहीं से दिखेगा तो वो D30 चार्ट से ही दिखेगा। मेन चार्ट ऑब्वियसली उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेन चार्ट से हर बार आपको दिख जाए चीज़ पॉसिबल नहीं है। D30 चार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने ये देखना क्यों शुरू किया। तो मैं एक बार एक चार्ट देख रहा था जिसके अंदर 9th लॉर्ड एक्टिवेटेड था, बहुत अच्छी शेप में था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस इंसान को भयंकर पीड़ा के थ्रू जाना पड़ा। ऐसी पीड़ा जिसके अंदर वो सुसाइड तक करना चाहता है, मतलब जीने की इच्छा खत्म हो जाए। तो ये पीड़ा किसी भी तरीके की हो सकती है। ये पीड़ा चाहे आप मॉनेटरी लॉस कर जाएं, भाई राजा से एकदम कंगाली आ गए, रंक हो गए, बिल्कुल जमीन पे आ गए। हेल्थ वाइज आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, आप बिल्कुल पैरालिटिकल एकदम लोगों पे डिपेंडेंट हो गए। शादी के अंदर आपका सब कुछ नुकसान हो गया, बहुत ही बुरी हालत कर दी। तो जिसको कहते हैं असीम पीड़ा, मिजरीज, वो चीज हम D30 से देखते हैं। तो ये चार्ट कोई भी एस्ट्रोलॉजर देखना मिस नहीं कर सकता। आप सिंपल D1 चार्ट से नवांश दशमांश से प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दें, D30 मिस कर जाएं और D30 में नजर आए कि यार ये तो, जिसको हम समझ रहे थे कि भाई तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो जो मिजरी का आना भी लिखा है, तो मान लीजिए कि भाई शादी होनी लिखी है लगन चार्ट से और बहुत बढ़िया शादी होनी लिखी है, हो गई शादी, लेकिन D30 चार्ट दिखा रहा है कि आप बिल्कुल राजा से रंक बन जाएंगे। तो शादी तो हुई हुई, लेकिन साथ में आपका जितना भी कारोबार था उस सबका आप जीरो सड़क पे आ गए। तो अच्छी चीज भी हुई आपके साथ और एकदम बहुत ही असीम पीड़ा वाली दूसरी चीज भी हुई। तो इसलिए D30 चार्ट को जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता है कि प्लीज D30 चार्ट को इग्नोर ना करें। जितने रहस्य इसके अंदर छुपे हुए हैं, एक तरफ डर भी बहुत लगता है इसको देखने में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर डरावनी दिखती हैं। तो भगवान करे कि लोगों के साथ कुछ वैसी हर किसी के साथ ना हो, पर होना लिखा है तो होगा ही। एनीवे, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी आज की जर्नी को कि डिविजनल चार्ट्स के बारे में बताना। डिविजनल चार्ट्स क्या होते हैं? तो 16 तरीके के चार्ट्स होते हैं। हर किसी चार्ट का एक अपना मतलब होता है, ठीक है जी। और ये चार्ट्स आपको देखने अनिवार्य हैं, इट इज मैंडेटरी। आप सिंपल लगन चार्ट को देख के, D1 चार्ट को देख के उससे आंसर बताना शुरू कर दें, बिल्कुल देख सकते हैं, बता सकते हैं, देर इज हाईली लाइकलीनेस कि वो ठीक भी हो, 60% 50% तक ठीक हो जाएगी बात, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलत भी हो जाए, क्योंकि जितनी डिटेलिंग और जितनी एक्यूरेसी और जितना मतलब जो एक्चुअली जो चीज़ छुपी हुई है वो सारी डिविजनल चार्ट्स के अंदर ही छुपी हुई है। देखिए, 2 घंटे तक लगन सेम रहता है, तो 2 घंटे उस लगन के अंदर हजारों सैकड़ों बच्चे पैदा हो सकते हैं। लेकिन जो डिविजनल चार्ट्स है, इसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस जो सेम जगह पे जन्मे बच्चों का भी जो हो सकता है, वो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। एनीवे, मैं जंप करता हूँ। तो D1 चार्ट का मतलब क्या है? वो हमारा मेन लगन चार्ट होता है, ठीक है, जिससे हम मोटे तौर पे सब कुछ देखते हैं। D2 चार्ट स्पेसिफिकली वेल्थ के लिए होता है। D3 चार्ट इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन अगर कुछ आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करेज के लिए, सिबलिंग्स के लिए देखना चाहते हैं, तो D3 चार्ट को भी आप रेफर कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं चेक करता। D4 चार्ट को, यस, अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड
कुछ भी ट्रांजैक्शंस, किसी की हिस्ट्री पास्ट लाइफ में जाके चेक करना है या फ्यूचर में चेक करना है जो होने वाला हो, इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता है। इसको इग्नोर करके आप सीधा आंसर देने चले जाएं चुटकियों में, जो हमारे गुरुजी करते हैं। हमारे गुरुजी मतलब जो कि जितने भी वीडियोस और जितने भी न्यूज़ चैनल्स पे आ रहे होते हैं, फोटो फटाफट दिखाई, हाँ जी पत्री, हाँ जी बच्चा, ऐसे ऐसा 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 है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट D4 की स्टडी किए हुए आप प्रॉपर्टी के आंसर्स नहीं दे सकते। अगर दे रहे हैं तो तुक्केबाजी है। D5 विजडम के लिए है, मैं इतना ज़्यादा नहीं चेक करता, बट जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। D6 आपकी हेल्थ के लिए है। D7 जिसको बोलते हैं सप्तांश, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ कि जब भी कोई मुझसे संतान के बारे में पूछना जा रहा है कि संतान कब होगी, संतान के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, संतान की हेल्थ कैसी रहेगी, जितना भी डिटेलिंग आपको संतान के बारे में करनी है, आपको D7 स्टडी करना ही पड़ेगा। तो मोटा मोटा मैं D4, D7, ठीक है जी, D8 एज पता लगाने के लिए, D9 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर स्ट्रेंथ प्लेनेट की क्या है, और आपकी मैरिज के लिए D9 को देखना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है जी, आप मिस कर रहे हैं चीज़ों को। आप हाफ बेक्ड नॉलेज के साथ ही लोगों को या किसी को भी आप गाइड कर रहे हैं, और जो कि गलत है। अगेन D10 इज कैरियर। जितना प्रोफेशन के अंदर चेंजेस, कैरियर चेंज होना, समय समय पे लोगों के कैरियर चेंज होते रहते हैं, वो होना, तो ये सारा भी आपको D10 से देखा जाता है। D11 आपकी इनकम के लिए है, मैंने इतना रेफर नहीं किया इसको। D12 को भी खास रेफर नहीं किया, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए है। D16 को मैं रेफर करता हूँ व्हीकल्स के लिए। अगर कोई बंदा देखने आ रहा है कि मैं कब गाड़ी खरीदूंगा, कब गाड़ी सेल आउट करूंगा, तो उसके लिए देखना है। D24 आपका एजुकेशन के लिए होता है, जो एजुकेशन की डिटेलिंग के लिए। और D60 तक तो मैंने आज तक नहीं देखा, ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन D30 में डेफिनेटली जब भी कुछ मुझे थोड़ी सी शंका हो रही होती है D1 को देख के, क्योंकि D1 के अंदर आपको मोटा मोटा ना चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि कुछ प्रॉब्लम तो यार हो सकती है इस इंसान के साथ। तो उसको क्रॉस रेफर करने के लिए, और वो कितनी डिटेल में कितना कितना बुरा हो सकता है, D30 को आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको D30 के अंदर कैसे उसको रीड करना है D30 को, क्योंकि D30 चार्ट को रीड करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक है जी। बहुत सारा मेरे को कितने 5-6 साल इसको स्टडी करने में लगे हैं, पर ऐसा नहीं कि 5-6 साल तक D30 स्टडी करता रहा, पर मैं समय समय आने पे D30 को क्रॉस रेफरेंस करता रहता हूँ। और तब पता चला कि D30 एक बहुत ही भयानक चार्ट है। मतलब कोशिश करिए अनटिल और अनलेस अगर आपको ज़्यादा अगर किसी से लगाव है तो उसके बारे में D30 मत चेक करिएगा। बहरहाल, तो D30 को करना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है, तो उसके बारे में मैं आपको मोटा मोटा 4 पॉइंट्स में ही बता देता हूँ। कि पहला पॉइंट क्या है, हमको D30 चार्ट के लगन को देखना है और लगन के लॉर्ड को देखना है। पहली चीज कि उसमें देखना क्या है कि भाई देखो, लगन पीड़ित नहीं होना चाहिए और लगन का लॉर्ड पीड़ित नहीं होना चाहिए। फिर हमें देखना है 6th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड, यानी कि ज्यादा जो प्लैनेट्स हैं 6th हाउस में नहीं बैठे होनी चाहिए, और 6th हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है, ठीक है जी, उस जगह पे भी वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। सिमिलरली 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो प्राइमरीली मोटा मोटा अगर बताया जाए तो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के अंदर प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हैं भी, ठीक है जी, 1-2 प्लैनेट्स हैं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मेजर उससे इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर 6th 8th हाउस में प्लैनेट्स हैं और वो एफ्लिक्टेड हैं या तो पापी ग्रहों से या फिर 6th 8th हाउस 12th हाउस के लॉर्ड्स के साथ, ठीक है जी, तो ये डैमेज कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरे हॉरोस्कोप के अंदर अगर 6th 8th हाउस के 6th 8th 12th हाउस के लॉर्ड्स इकट्ठे होके बैठ गए हैं तो उस बॉक्स का डैमेज होना निश्चित है। तो यानी कि उस बॉक्स से रिलेटेड जो आपको किसी भी इंसान को मिजरीज मिलनी निश्चित है। कब मिलेंगी? वो अपने दशाओं में ही मिलेंगी। जब भी वो किसी पापी ग्रह की या अनफेवरेबल महादशा के अंदर वो अंतरदशा के रूप में जब भी आएगा, वो अपना इफेक्ट देगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, उसके यंत्र, उसके मंत्र जितना ज्यादा हो सके वो करने हैं। एटलीस्ट कुछ रिलीफ मिल जाएगा, पर इवेंट होना निश्चित है। तो मैं आपको एक जरा मोटा मोटा सा फटाफट एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ताकि जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको चेक कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक हॉरोस्कोप है। अच्छा खासा हेल्दी इंसान, ठीक है जी, अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा, भाई अगर हम ऐसे पढ़ने को आए, अरे यार देखियो कि यार ये तो इसके उच्च का चंद्रमा बैठा है 9th हाउस में, अरे ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, ठीक है जी। हम देखेंगे अरे लगन का मालिक
मरकरी बहुत देखिए ग्रीन रिंग में दिख रहा है, यानी कि सूर्य से बहुत दूर है, अस्त भी नहीं है। अरे देखने में 11th हाउस में बैठा है कि हाँ स्ट्रेंथ मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इस पत्री को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको दिखेगा कि यार इसके लगन लॉर्ड के अंदर आसपास राहु शनि और मंगल है, यानी पाप कर्तरी में फंस गया। ठीक है जी। और साथ में क्या हुआ, साथ में इसके साथ गुरु जो कि इसका शत्रु है, और शुक्र जो लाभ और दूसरे का मालिक है। फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो सूर्य के साथ बैठा है उसने अस्त तो नहीं कर रखा, लेकिन सूर्य है कौन, 12th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है जी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 12th हाउस का लॉर्ड जब भी कोई पापी ग्रह बनेगा तो वो डैमेज कर सकता है। तो ये लगन के साथ बैठा है, चाहे उसने बुध को अस्त नहीं किया, पर आप देखें आसपास मंगल राहु शनि इनसे घिरा हुआ, और साथ में सूर्य के साथ बैठा हुआ जो कि पापी ग्रह है इस पत्री के अंदर बहुत ज्यादा। तो ये एक खतरनाक चीज है हेल्थ को लेके। क्यों हेल्थ बोला मैंने, क्योंकि लगन लॉर्ड देखिए अफेक्टेड है। यहां हम और किसी की बात नहीं कर रहे, लगन लॉर्ड जो है ये आसपास अफेक्टेड है। और 12th हाउस जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन जेल वगैरह का होता है, उसमें राहु शनि का बैठना अगेन एक खतरे की घंटी है कि इसकी दशाओं के अंदर जी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है जी, जो कि आती भी हैं। अब ये थोड़ा सा एक खटक गया दिमाग में यार कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं जाके इनकी D30 में चेक करने गया। और जब मैं D30 में चेक करने गया तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ, D30 की लगन को देखा, यार लगन तो बहुत अच्छा है। देखो कौन है यहाँ पे लगन है, मून बैठा है। मून कौन है, त्रिकोण का मालिक है। मेरे को थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन जब यहाँ पे दृष्टियां चेक करता हूँ, अब लोग कहते हैं कि षोडश वर्ग के अंदर डिविजनल चार्ट्स में दृष्टियां नहीं चेक करनी है, बट मैं करता हूं और वो हमेशा एक्यूरेट फल देती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए लगन के ऊपर किसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। ठीक है जी, जुपिटर की भी दृष्टि है जो कि अपने लगन को देख रहा है। तो मोटा मोटा लगा मुझे कि कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी है। अब सबसे मेन चीज जो मैं आपको जिसके लिए वीडियो बनाई है वो बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लगन, हमने ना आपको जब पिछली स्क्रीन पे क्या सिखाया था कि हमने लगन हाउस और लगन लॉर्ड को देखना है, और उसके बाद 6th 8th हाउस और उनके लॉर्ड को देखना है। तो यहाँ 6th हाउस भी अच्छा है, 8th हाउस भी अच्छा है, 12th हाउस भी अच्छा है कि उसके अंदर कोई बैठा नहीं है। लेकिन अगर उनके लॉर्ड्स को देखा जाए, 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, 9th हाउस में। 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, 9th हाउस में। ठीक है जी। लगन लॉर्ड कहाँ गया भाई, 9th हाउस में। यानी कि जो लगन लॉर्ड है वो इन दोनों लॉर्ड्स के साथ आ गया। यानी कि जब भी ये लॉर्ड्स इकट्ठे एक्टिवेटेड होंगे या लगन लॉर्ड एक्टिवेटेड होगा तो देर आर चांसेस की प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है जी। और यहाँ देखिए हुआ क्या, इन 2020 जब कोरोना अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं था, ठीक है, या जस्ट होना शुरू हुआ था, अराउंड अक्टूबर नवंबर के टाइम में जब इनका जुपिटर में सन आया। जुपिटर कौन है इनका, देखिए लगन लॉर्ड। ठीक है जी। और उसमें कौन आया, सन। सन कौन है, यहाँ पे 12th लॉर्ड, और यहाँ पे 6th एंड 8th लॉर्ड दोनों मिलके यहाँ अफेक्ट करते हुए लगन लॉर्ड को। द मोमेंट ये आया, इस इंसान को इतना, ही वॉज इन अ वेरी गुड हेल्थ। ठीक है जी। इस इंसान को इतना भयंकर पैरालिटिकल अटैक हुआ, आज 2025 आ गई है, ये आज तक चलने लायक नहीं हो पाया। इतना भयंकर इसका हाफ बॉडी खत्म हो चुकी है। अब इसको हम आगे स्टडी कैसे करें, जैसे सन आया भाई, सन में ये इवन टक्कर हो गया। अब आप देखेंगे उसके बाद मून आया, मार्स आया, राहु आया, तो आप देखेंगे कि कोई भी इसको सपोर्टिव एनर्जी नहीं मिली। जैसे मंगल देखिए, मंगल लगन को हिट करता हुआ। ठीक है, मून आया, मून भाग्य के लिए तो अच्छा, लेकिन आप देखिए शनि से यहाँ हिट होता हुआ। ठीक है जी। उसके बाद राहु आया, राहु तो खुद 12th में बैठा है, और इसको कभी भी इतनी सपोर्टिव अंतरदशा नहीं मिली जिसकी वजह से इसको कहा जाए कि भाई अब तू ठीक हो सकता है। अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि D30 के अंदर, तो D30 के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे हेल्थ डैमेज हुई, कैसे हेल्थ डैमेज हुई। इसका हेल्थ का लगन लॉर्ड देखिए किस तरीके से, लगन भी वीक हो रखा था यहाँ पे, और साथ में लगन लॉर्ड किस तरीके से 6th एंड 8th लॉर्ड इनसे जब कंबाइंड हुआ। अगर अकेला ही हम बोलते ना कि लगन लॉर्ड सिर्फ सन के साथ है तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब दो दो, अगर मान लीजिए यहाँ शनि भी आ जाता तो बहुत ही ज्यादा सुपर डैमेजिंग होता है। अभी भी वैसे बहुत ही सुपर डैमेजिंग है, बट आप देखिए कि जब भी
एक से ज़्यादा सिक्स्थ एट्थ एंड ट्वेल्थ के लॉर्ड किसी भी बॉक्स के अंदर बैठे हों, अगर मान लीजिए यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, तो इसको धन से पीड़ा मिलती, असीम पीड़ा। यहाँ बैठे हों फोर्थ हाउस में, तो माता माता या प्रॉपर्टी या फिर इनसे रिलेटेड असीम पीड़ा मिलती। तो इस तरीके से आपको D30 चार्ट को एनालाइज करना है। आप प्लीज कुछ अपने आप जाके चेक करिए किसी और हॉरोस्कोप्स को जहाँ पे किसी को असीम पीड़ा के थ्रू गुजरना पड़ा हो, मिजरीज के थ्रू गुजरना पड़ा हो, आप जाके उनका D30 चार्ट असेस करिए, एनालाइज करिए और मेरे को प्लीज कमेंट करिए कि आपको ऐसा कुछ दिखा कि नहीं। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफिकल्ट स्टेट में हैं, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फीस देने की कोई स्टेट में नहीं है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivashish.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।